हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों सिर्फ स्टडी ही है जो हमारी स्थिति को सुधार सकती है। इसीलिए पढ़ाई कभी मत छोड़ना और कभी भी हिम्मत नहीं हारना। एक बार नहीं तो दो बार सही, दो बार नहीं तो तीन बार सही। ठीक है, तो मेहनत अवश्य मिलेगी, कभी भी आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं ये हमारी हिंदी की क्लास चल रही है। एक क्लास ऑलरेडी कल हो चुकी है। हमने हिंदी को 0 लेवल से स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है, कंपटीशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई भी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 लेवल से हिंदी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखेंगे आप सभी। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यही मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी। आज कितनी डेट है? 28 फरवरी 2023। यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? वर्णमाला। कल हमने वर्णमाला की बेसिक जानकारी ली थी। वर्णमाला क्या होती है, यानी वर्ड क्या है, ये सब हमने देख लिया था कि वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम देखेंगे वर्ड की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन बहुत सारे वर्णों ने मिलकर के, जिनकी संख्या है, जो हमारे वर्ड बोल रही हूं मैं, उनकी संख्या है, तो इन वर्णों ने मिलकर के एक वर्णमाला का निर्माण किया। उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला में कितने वर्ड हैं? तो आप कहेंगे वामन वर्ड हैं। कितने हैं? 52। तो देखेंगे यहाँ पर 52 वर्ड होते हैं वर्णमाला में, अ से लेकर के ज्ञ तक। आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, सभी क्लियर है, ठीक है। तो वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। कहाँ से? अ से लेकर के ज्ञ तक। अब वर्णमाला में वर्ड होते हैं 52 वर्ड हो गए अ से लेकर के ज्ञ तक, लेकिन इनका डिवाइडेशन कर रखा है कि इनको हम स्वर कहेंगे, इनको हम व्यंजन कहेंगे। स्वर में भी डिवाइडेशन कर रखा है कि इनको हम क्या कहेंगे, इनको ये वाले स्वर कहेंगे, इनको ये वाले स्वर कहेंगे, इनको ये वाले व्यंजन कहेंगे, इनको ये वाले व्यंजन कहेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं 52 वर्ड हो गए वर्णमाला में। कौन कौन से? इसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। 39 और 13 मिलकर के 52 वर्ड्स का निर्माण करते हैं। 13 स्वर हो गए और 39 व्यंजन हो गए। स्वर क्या होते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था कि स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये अपना उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं। इन्हीं को हम स्वर कहते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजनों का जो निर्माण होता है, व्यंजनों का जो उच्चारण होता है, वो स्वरों की सहायता से होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से इनका निर्माण स्वरों की सहायता से हो रहा है। तो यहाँ पर देख लिया हमने 13 स्वर हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। 39 व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 13 स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग, बड़ी अंग। ये हमारे 13 स्वर हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमने व्यंजन देखे 39 व्यंजन में 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से? स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि मैंने कहा है कि डिवाइडेशन चलता रहेगा। अभी हम कहें कि स्पर्शी व्यंजन में भी हम निकालेंगे कि इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं।
वहीं हम अंतस्थ व्यंजन में भी प्रकार निकाल सकते हैं, वहीं हम संयुक्त व्यंजन में भी प्रकार निकाल सकते हैं। तो तभी तो ये वर्णमाला है, नहीं तो वर्णमाला तो एक लाइन में खत्म हो जाती है कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं अ से लेकर के ज्ञ तक। फिर तो इतनी मोटी बुक और इतनी क्लासेस हमें क्यों लेनी पड़े, इनमें डिवाइडेशन कर रखा है। और एग्जामिनर सीधे डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ये 3 देगा, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 3 देगा, एक आपको व से कोई अलग दे देगा, पूछ लेगा। वैसे ही आपको संयुक्त व्यंजन से पूछ सकता है, वैसे ही आपसे द्विगुण या फिर यहाँ से स्पर्शी व्यंजन से पूछ सकता है। तो हम वही के उसी के बारे में देखेंगे साथियों। हिंदी की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ रहे हैं। कल हमने रिट का कुछ एनालिसिस कराया था, मतलब बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बताए हैं कि आपकी क्लास से में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नहीं, बल्कि उन्होंने 2-4 ही क्लास लिए हैं। अगर आप पूरी क्लासेस को करोगे जितनी मैं करा रही हूँ, तो हिंदी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वही पढ़ोगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ोगे। और मैं आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, इतना ही पढ़ाऊंगी कि जितना मैं पढ़ाऊं उसमें से ही डायरेक्ट एग्जाम में फंसे क्वेश्चन। तो हम कहाँ थे, हमने देख लिए 13 स्वर ये हैं अ से लेकर के बड़ी अंक तक। फिर 39 व्यंजन देके 25 इस पे स्पर्शी व्यंजन है क से लेकर के म तक। क से लेकर के इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, क, ख, ग, घ, य, है ना। वैसे ही च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। वैसे ही ट में ट, ठ, ड, ढ, य। फिर त में त, थ, द, ध, न। फिर उसमें प में प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो हो गए ना 25, 5-5 के 5 वर्ग हो गए, पचम 25। तो ये हमारे पास हो जाते हैं स्पर्शी व्यंजन में 25 होते हैं क से लेकर के म तक। और कभी आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्शी व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 5 वर्ग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्शी व्यंजन का वर्ग नहीं है। अगर आपको दे रखा है क, च, ट, तप, इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। क, च, ट, तप, क, च, ट, तप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद हमने देख लिया स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे द्विगुण व्यंजन। 25 ये हो गए, 2 ये हो गए द्विगुण व्यंजन। कौन से, ड और ढ, जिनमें नीचे बिंदी लगती है ना ड में और ढ में, तो उन दोनों को ही हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन की ध्यान रखेंगे आप, ड और ढ, जिन दोनों में नीचे बिंदी लगती है उनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आते हैं 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन ए 7 और ऑप्शन डी 4, ठीक है। इस तरह से आपसे दे देगा, तो आप क्या बताएंगे, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है, य, र, ल, व। य, र, ल, व बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। फिर होता है संयुक्त व्यंजन। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त का मतलब क्या होता है मैम, ये संयुक्त क्या है, तो संयुक्त का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हीं को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर जो छ है, छ, त्र, ज्ञ, श्र है, ये छ है वो क और श से मिलकर के बना हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है, इन चारों में से किसी से भी बन सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो छ है हमारा किन 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। क, स से, या फिर क सवाल वाला सा दे सकता है पेट चीरा सा की जगह, या फिर यहाँ सीटी सा दे सकता है, हो सकता है क की जगह वो ज दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे, इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब मैं अगर बोल रही हूं तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इज दैट क्लियर। तो वैसे ही त्र, तर, मतलब देखो दोनों मिल रहे हैं। जैसे छ बोला, छ क्या है, तो हमने देखा क, श, छ हो गया, त्र, तर, ज्ञ, ज, अ,
फिर उसके बाद श्र श र, ठीक है, मिलते जुलते हैं तो आप याद कर सकते हैं इजिली। फिर उसके बाद हमारे 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। जब हम इन पांचों को मिला लेंगे तो हमारे पास 39 व्यंजन हो जाएंगे। कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? सीटी वाला सा, पेट चीरा सा, सवाल वाला सा और हल्का हा। ये हमारे पास श ह, ऐसे याद कर सकते हैं इसे, श ह। सीटी वाला सा, पेट चीरा सा, सवाल वाला सा और हल्का हा, ठीक है। यर अलावा छत्र श ड ढ और यहाँ पर 4 वर्ग क से म तक, क च ट तप। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, कौन से हमारे 39 व्यंजन है। यहाँ से आपसे किसी में से भी क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, कहीं भी। हो सकता है आपसे द्विगुण व्यंजनों की संख्या पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है। ये तो नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन नहीं है, क्योंकि 2 ही हैं, ऑप्शन तो वो 4 देगा। तो यहाँ से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, तो आप बता देंगे ये है। अंतस्थ व्यंजन में से पूछ सकता है यर लव, संयुक्त व्यंजन में से पूछ सकता है छत्र श्र, ऊष्म व्यंजन से पूछ सकता है श श, यहाँ से पूछ सकता है अगर हम स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो क से म तक, क च ट तप, क च ट तप, ये 5 इसके वर्ग हो गए। ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ पर ये 13 स्वर देख ही लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वरों का व्यंजनों की सहायता से उच्चारण होता है, ऐसे बोल सकता है, या बोल देगा व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, या फिर एक इनमें सही देगा, 4 ऑप्शन देगा, एक सही देगा, दूसरा ऑप्शन तीसरा दे देगा कि स्वरों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। इस तरह से तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन दे सकता है। इसीलिए मैंने ये सारी फोकस जो आपको करना है ना, इन सारे वर्ड्स पे करना है, बिल्कुल डिट्टो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी मैं ये डेली आपको क्लास ले रही हूँ, डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बल्कि अभी तक मैंने जो भी क्लास ली है उनसे बच्चों को डिट्टो क्वेश्चन मिले भी हैं, ठीक है। तो सभी मुझे बताते हैं कि मैम एसएससी जीडी में आया है, रिट के एग्जाम में आया है, इसमें आया है और उसमें आया है। तो देखो अब हमने यहाँ तक देख लिया। अब देखो ये तो हो गए हमारे 13 स्वर देखे हमने। इन दोनों को अगर हम निकाल दें, इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे आप? अयोगवाह। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अयोगवाह हैं, तो आप बताएंगे चोटी अंग और बड़ी अंग। अब छोटी अंग और बड़ी अंग तो अयोगवाह हो गए। अब इनमें भी डिवाइडेशन कर रखा है, इनको भी अलग अलग बांट रखा है एग्जामिनर। अब देखो यहाँ पर छोटी अंग को कहते हैं हम अनुस्वार, बड़ी अंग को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग संधि देखी है ना आपने, कैसी होती है? पीछे जो उसमें 2 बिंदी लगती हैं, तो वैसे ही विसर्ग क्या हो गया? जिसमें 2 बिंदी पीछे लगे, और अनुस्वार क्या हो गया? जिसमें 1 बिंदी ऊपर लगे। इतना क्लियर हो गया। 13 स्वर जो वामन वर्ण है उसमें 13 स्वर, 39 व्यंजन, इन दोनों ने वामन वर्ण बनाए। इसमें हमारा अ से लेकर के बड़ी अंग तक आ गया। इसमें हमारा स्पर्शी व्यंजन से लेकर के ऊष्म व्यंजन और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन तक आ गया। संयुक्त व्यंजन ही होंगे ना लास्ट, तो छत्र श्र, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। फिर हमने इनको देख लिया कि इन दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ बोले तो हम इन्हें अयोगवाह कहेंगे, अयोगवाह स्वर, है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वरों के भेद, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर ये सब ना होता, इनके भेद ना होते, तो शायद वर्णमाला एक ही लाइन में खत्म हो जाती। लेकिन भेद के अंदर भेद, और भेद के अंदर उपभेद, और भेद के अंदर सारे भेद हैं ये। तो पढ़ेंगे हम स्वरों के भेद। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मुख विवर के आधार पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर ओष्ठ के आधार पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जीव के आधार पर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा कर देखना, और हम कराएंगे भी, प्रीवियस ईयर भी कराएंगे और संभावित प्रश्न भी कराएंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर स्वरों के 7 भेद होते हैं। पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं। मैंने क्या बताया? स्वरों के भेद 7 हैं। एक लाइन हो गई, स्वरों के भेद 7 हैं। अब कौन से 7 भेद हैं?
पहला भेद है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। स्वरों नहीं, यहां पर स्वर कर लेते हैं, ठीक है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण का मतलब जब हम बोलते हैं उसमें कितना समय लग रहा है। जब हम छोटी मात्रा बोलते हैं तो कम समय लगता है, और जब हम बड़ी मात्रा बोलते हैं तो ज्यादा समय लगता है। तो यही कह रहा है ये कि मात्रा, जब हम छोटी मात्रा जो अ की मात्रा है आ, ज्यादा समय लग रहा है। तो ये वही कह रहा है, मात्रा हो या फिर उच्चारण जो हम बोल रहे हैं उसके आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 ध्यान रखेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व मतलब छोटा। छोटे कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर को हम कह सकते हैं मूल स्वर भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्या ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं, तो आप कहेंगे यस। क्या कहेंगे? जो भी पूछ सकता है ना एग्जामिनर हिंदी से, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। एग्जामिनर अगर पूछता है तो आप बता देंगे कि यस कहते हैं। ह्रस्व स्वर वे होते हैं, मूल स्वर वे होते हैं जिनका सबसे पहले निर्माण हुआ। तो किसका हुआ? छोटा आया तो हमने उससे बड़े आ बना दिया। छोटी ई आई तो हमने उससे बड़ी ई बना दी। छोटा ऊ आया तो हमने उससे बड़ा ऊ बना दिया। तो पहले कौन आया? पहले अ, ए और ओ आए, ठीक है। अब हमने इन्हें ह्रस्व क्यों कहा? ह्रस्व और लघु भी कहेंगे, इन्हें लघु भी कहेंगे, ओके। ध्यान रखना, लघु, ह्रस्व और मूल स्वर, इनको कहेंगे। इसके 3 नाम आपने देख लिए। अब इनका लघु क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे हैं, कम समय लगता है बोलने में, इसीलिए इन्हें लघु, ह्रस्व और इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर क्यों? क्योंकि सबसे पहले इनका निर्माण हुआ। लघु क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे हैं, बड़े आ से छोटा आ छोटा होता है, बड़ी ई से छोटी ई छोटी होती है। वैसे ह्रस्व का मतलब भी लघु और छोटा ही होता है। तो इस तरह आप देखेंगे। इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। कितना? 1 मात्रा का समय लगता है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? 3 ऑप्शन ह्रस्व स्वर नहीं है या है? अगर नहीं है पूछेगा तो 3 ऑप्शन ये डालेगा, एक कोई और डालेगा। अगर है तो फिर 3 ऑप्शन कोई और होगा, एक इसमें से होगा। फिर नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ का मतलब बड़े स्वर। अब बड़े हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा बोलने में, उच्चारण के आधार पर, यानी इसमें डबल मात्रा का समय लगता है। हम जब इसे बोलते हैं तो डबल मात्रा का समय लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अ, यानी चंद्रबिंदी वाली होती है, चंद्रबिंदी जो ऊपर आती है ना वो। तो ये दीर्घ स्वर में आते हैं, आप देख लेंगे। इन तीनों को छोड़ करके बाकी सभी जो स्वर होते हैं ना, री को छोड़ देंगे, इसमें री को नहीं लेंगे, और इन तीनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो लघु स्वर हो गए। बाकी सभी इसमें दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, तीसरा है प्लुत स्वर। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर, स्वरों के भेद देख रहे थे हम, 7 भेद हैं, जिसमें से पहला भेद है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। 3 थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ये प्लुत क्या होता है? आपने कभी रामायण वगैरह पढ़ी हो तो देखा होगा, कभी राम लिखा हो, या फिर कभी जैसे दोहा होता है तो उसके पीछे आपने इस तरह से देखा होगा। किस तरह से? जैसे कोई भी दोहा एंड हुआ और फिर उसके पीछे इस तरह से लगा दिया। 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है। तो ये क्या है? किसी भी वर्ड को जब लंबा खींचना हो ना, हमें ऐसे बोल के जाना है, तो वहां पर हम इस प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। इसका सिंबल इस तरह से होता है प्लुत स्वर का। तो यहाँ पर वही देखेंगे, जैसे हमें रा बोलते जाना है। अब इसका कोई एंड नहीं है, इसका मतलब ये यही दर्शाता है कि ये आगे रा कोई प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या होते हैं, जो प्लुत स्वर होते हैं ना, इनमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगता है इनके उच्चारण में। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लग रहा था, इसमें उससे भी ज्यादा समय लगता है। क्योंकि आप बोल के देखो, रा, हमने यहाँ पर आ बोल दिया, मुंह बंद कर लिया, लेकिन रा ऐसा लग रहा है कि मुंह बंद ही नहीं हो रहा, करना चाह रहे फिर भी नहीं हो रहा।
तो इसीलिए इसमें इससे भी ज्यादा टाइम लगता है। ध्यान रखेंगे टाइम कितना लगता है, मैंने उस पर भी बताया आपको, और कौन कौन से होते हैं ये भी बताया, और इनका अर्थ क्या होता है आपको ये भी बताया। अब हम दूसरा इसका भेद देखेंगे। भेद और प्रकार एक ही होता है, ठीक है, टाइप्स कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है जीव की क्रिया के आधार पर स्वर के भेद। जीव की क्रिया, जीव है हमारी जिसको हम टंग कहते हैं, उसकी क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कुछ करना। हमारी जीभ है वो क्या कर रही है, आगे यही कर सकती है, या तो आगे हो सकती है या पीछे हो सकती है या ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऊपर से एक आकृति ने, एक स्ट्रक्चर ने इसे बंद किया हुआ है, ढका हुआ है, तो ये कुछ और कर नहीं सकती, सिर्फ इतना ही कर सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वही है, जीव की क्रिया के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आगे हो सकती है, पीछे, मध्य में हो सकती है और पीछे हो सकती है। तो देखो कौन कौन से होते हैं अग्रस्वर। अब आपसे एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है या अग्रस्वर नहीं है। तो ये 4 है अग्रस्वर। अग्र का मतलब इनके उच्चारण में हमारी जीभ आगे को उठेगी। बोल के देखो, ए ई ए ए, ए ई ए, ए ई ए। बाकी पीछे का हिस्सा एकदम शांत है, नीचे बैठा हुआ है, लेकिन हमारी आगे का जो पार्ट है जीभ का वो क्रिया कर रहा है, वो हिल डुल रहा है। तो ए ई ए। अब हम बात करें मध्य स्वर की, यानी जीभ का जो मध्य भाग कब किस में उठता है, किस वर्ड में हमारे जीभ का मध्य भाग उठेगा उच्चारण में। तो ध्यान रखेंगे अ। जब हम अ बोलेंगे तो हमारी जीभ एकदम खड़ी हो जाएगी। जैसे अभी क्या था, जैसे ये हमारी जीभ है, इतनी हमारी जीभ है। अभी जब हम अग्र जीभ को उठा रहे थे तो क्या हो रहा था, ये वाला पार्ट हिल रहा था, है ना, ये वाला उठ रहा था। अब हम जब अ बोलेंगे ना, मध्य बोलेंगे, तो ये वाला पार्ट उठेगा। अब ये वाला पार्ट उठेगा तो ये भी उठेगा, इसके साथ ये भी उठेगा, तो मध्य पार्ट इसमें उठता है अ। जैसे हमारी जीभ पूरी खड़ी हो गई है ना, इस तरह से, मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप में। फिर आता है पश्च स्वर, यानी पीछे वाली हमारा जीभ का हिस्सा उठेगा, किसमें, बड़ा आ छोटा ओ, बड़ा ओ छोटा ओ, बड़ा ओ, और यहाँ पर ये चंद्रबिंदी टाइप का होता है, उसमें यहाँ पर इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। क्लियर हो गया, पश्च स्वर, अग्र, मध्य और पश्च। तो अब कुछ नहीं करेंगे, रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, सब कुछ क्रिया के आधार पर और सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे। मैंने कुछ भी आपको रट्टा के लिए नहीं बोला है, सब कुछ समझाया है कि देखो इसे आपको ऐसे याद करना है, इसे आपको ऐसे याद करना है, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। ट्रिक से भी बताया भाई, कैसे याद करोगे इस परसी व्यंजन को, क च ट तप, 5 वर्ग होते हैं, क च ट तप 25, 5 × 5। द्विगुण को कैसे याद करोगे, नीचे 2 बिंदी होंगी, उन्हीं को हम द्विगुण कहेंगे। द्विगुण का मतलब 2, ड और ढ। उसके बाद मैंने अंतस्थ बताया, य र ल व, य र ल व। उसके बाद मैंने संयुक्त बताया, छत्र ज्ञ श्र। ऊष्म बताया, श श शह। कुछ भी रट्टा नहीं लगाना। फिर मैंने मात्रा बताया कि मात्रा, छोटी मात्रा होगी छोटा समय यानी कम समय, बड़ी मात्रा होगी बड़ा समय, ज्यादा समय। फिर मैंने जीभ की क्रिया के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च बताया। ठीक है, कोई रट्टा नहीं है और कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैंने ये भी बताया कि छोटी अंक बड़ी अंक क्या है, अयोगवा है, और अगर हम सेपरेट रूप से कहें तो छोटी अंक को हम अनुस्वार और बड़ी अंक को विसर्ग कहते हैं। अब हम आ जाते हैं, तीसरा हमारा पार्ट है स्वरों के भेद में मुख द्वार। मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद। तो देखो यहाँ पर इसके 4 भेद होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत और अर्धसमव्रत। अब मैं एक बार देखना चाहूंगी कि क्या ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ना नीचे करना पड़ेगा जिससे कि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, तो हमने नीचे कर लिया है और अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या है मुख द्वार के आधार पर स्वर के भेद। तो देखो यहाँ पर 4 भेद हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत और अर्धसमव्रत। विव्रत का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में आपका मुंह पूरा खुले, पूरा ओपन हो जाए, उसी को हम विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ा आ जब आप बोलते हैं
तो आपका जो मुंह है वो पूरा खुल जाता है, बड़ा आ खुल गया। दूसरा है मुख द्वार के आधार पर, ये जो हमारा मुख द्वार है ना, इसके आधार की हम बात कर रहे हैं और इस पर ही आपको फोकस करना है और कहीं नहीं जाना है कि आप कहीं जीभ पर, अभी जीभ पर ही पहुंचे हों या फिर अभी मात्रा पर ही अटके हों। अब मात्रा से निकलो और यहाँ पर आ जाओ मुख द्वार पर। तो विवृत पूरा खुला होगा जिसमें बड़े आ में खुलता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, पूछेगा आपसे एग्जामिनर यहीं से कि विवृत स्वर का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है या फिर विवृत स्वर कौन सा है, तो आप बता देंगे ये है। फिर है अर्ध विवृत। अर्ध का मतलब हो गया विवृत का पूरा खुला, अर्ध का मतलब आधा खुला। अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला। इसमें होता है आधा खुला, छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ, और यहाँ पर ये आप चंद्रबिंदी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास मतलब चंद्रबिंदी। ठीक है, तो ये हमारे अर्धविवृत हो गए जिसमें आधा खुला होगा। उसके बाद बात करते हैं हम समृत की। समृत में हमारा पूरा मुंह बंद होता है। देखो इ ई उ ऊ पूरा बंद होगा, इ ई। अब आप बोल के देखो कि मैम पूरा बंद देखते हैं, हम बोल के देखते हैं समृत को, क्या है इ ई उ ऊ, इ ई उ ऊ, इ ई लगभग इसमें पूरा बंद होता है। मैं ये नहीं कह रही एकदम बंद होता है, एकदम बंद तो हम जीभ की क्रिया के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, लगभग बंद होता है, हम ये मानते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम समृत बोलते हैं तो लगभग पूरा बंद होता है, जैसे इ ई उ ऊ, इ ई उ ऊ, मुंह बंद है। हम होठ की बात नहीं कर रहे हैं, मुंह की बात कर रहे हैं, मुख द्वार की। ठीक है, तो यहाँ पर इ ई उ ऊ, जो हमारे दांत है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाते कि हमारा बहुत सारा स्पेस दिख रहा है ना, लगभग हमें बंद सा ही लगता है कि इ ई उ ऊ, इ ई उ ऊ। उसके बाद हम अर्ध समृत की बात करते हैं। अर्ध समृत क्या होता है, इसमें पूरा बंद था समृत में और इसमें आधा बंद होगा, आधा बंद होगा, खुलना खुलना, आधा खुलना, बंद आधा बंद। ये होता है छोटी ए और छोटा ओ, छोटी ए और छोटा ओ, आधा बंद, छोटी ए, छोटी ए, छोटा ओ, छोटा ओ, इनमें थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है ना उससे, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलो हो गया, हमारे 3 टाइप हो गए स्वर के। फोर्थ है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ का मतलब होठ की आकृति। अब आप होठों पर फोकस करेंगे, जो हमारे लिप्स हैं उस पर फोकस करेंगे। आप भी बोलकर देखेंगे अपने मुंह से, अपने होठों से, उसकी जो क्रिया हो रही है होठों की जो वो कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप ध्यान देंगे। ओष्ठ आकृति के आधार पर अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अव्रत यानी कि व्रत नहीं बनेगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो व्रत है वो हमारे अव्रत हो जाएंगे, जो हमारे होठ है वो अव्रत हो जाएंगे, यानी कि वो व्रत नहीं बनेंगे। व्रत कैसा होता है, गोल। अव्रत कैसा होता है, जो गोल ना हो, कुछ इस टाइप का हो, सॉरी कुछ इस टाइप का हो, आधा हो या फिर कुछ और हो, लेकिन वो व्रत ना हो, तो अव्रत होता है। अव्रत क्या है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। ध्यान रख लेंगे आप अव्रतमुखी। फिर उसके बाद व्रतमुखी, जिनमें व्रत बनेगा। देखो जब आप बोलोगे ना तो व्रत नहीं बनेगा, अव्रत होगा। छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ, बना व्रत। व्रत तो ऐसे बनेगा, मतलब जब गोल हो जाएगा तब बनेगा व्रत। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। ऐसा लग रहा है इधर जा रहे हैं हमारे होठ, बीच में आने की जगह इधर जा रहे हैं, लेकिन जब हम व्रतमुखी की बात करेंगे, छोटा ऊ, ऐसा लग रहा है इधर से सारे बीच में आ रहे हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, और ये चंद्रबिंदी वाला। ठीक है, चंद्रबिंदी इस तरह से। फिर है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा है वो नाक और मुंह से, कब नाक से निकल रही है, कब मुंह से निकल रही है, कब दोनों से निकल रही है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हमारी जो हवा है, जिनमें हवा है वो नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरनुनासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। पहला होता है निरनुनासिक, दूसरा होता है अनुनासिक। निरनुनासिक कौन से होते हैं, निरनुनासिक वे वर्ड होते हैं जिनमें हवा सिर्फ हमारे मुंह से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है, इसीलिए तो इसे निरनुनासिक कहा जाता है, यानी कि नाक से नहीं।
छोटा आ बड़ा आ छोटी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ठीक है, तो ये इसमें छोटी बड़ी ही रह गई, बड़ी। ठीक है, हाँ, तो छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटी ए बड़ी है, छोटा ओ बड़ा ओ। इसमें सिर्फ मुंह से निकलेगी हवा, नाक से नहीं निकलेगी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना, चाहे आप कितने भी निकालने की कोशिश करना, या तो आप बोल ही नहीं पाओगे, अगर आप बोल भी पाओगे तो हवा नहीं निकलेगी, सिर्फ मुंह से हवा निकलेगी। देख देख लेना, आप करके देखना, इसे ट्राई करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करना निरनुनासिक वर्ड्स को। फोन कैसे बंद हो गया भाई? हवा वो हो गई। ठीक है जी, तो आप हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर आप यहाँ देख लेंगे निरनुनासिक, फिर होता है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है, छोटी अंग और बड़ी अंग अनुनासिक में आते हैं, छोटी अंग बड़ी अंग अनुनासिक में आते हैं। आप यहाँ पर ध्यान कर लेंगे, देख लेंगे, अनुनासिक यानी छोटी अंग और बड़ी अंग। इससे क्या होता है, नाक से भी हवा निकलती है और मुंह से भी हवा निकलती है अनुनासिक में। तो देखो यहाँ पर हमने स्वरों के 5 भेद कर लिए हैं, 7 भेद थे। अब हमारा घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर स्वर के भेद रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि हमारा थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है वो थोड़ा कम पड़ गया। मतलब देखो, जब अच्छे से बिल्कुल खोल खोल करके एक एक वर्ड लिखा है तो पूरा नहीं आ पाया। ठीक है, तो हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम इसे कल करेंगे और उसके बाद हम व्यंजन के भेद देखेंगे। यही से क्वेश्चन आते हैं और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये प्यारी सी क्लास आपके लिए, इसकी पीडीएफ आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहा हो आपका तो आप कमेंट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत समस्या कुछ भी हो आप कमेंट करेंगे और आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है और इस मेहनत को आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं, आप ही जारी रख सकते हैं अपने लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।